हाँ दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो दोस्त और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त धुआंधार तरीके से चल रही होगी। आज की दोस्तों क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपता है, प्रकाशिक यंत्र के बारे में। और प्रकाशिक यंत्र पता है अपने को 3 यंत्र पढ़ना है। यंत्र भी तो 2 ही है लेकिन पढ़ना अपने को 3 है। एक पढ़ना अपने को यौगिक सूक्ष्मदर्शी, दूसरा अपने को पढ़ना है खगोलीय दूरदर्शी और तीसरा अपने को पढ़ना है परावर्ती दूरदर्शी। आज की क्लास में हम सभी लोग शुरू करने जा रहे हैं जो अभी अभी संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में। ठीक है, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों इसको शुरू करने से पहले अपने को 2 वर्ड हैं, उन दोनों वर्डों को पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इनको जब समझे नहीं रहेंगे जब तक इसको समझे नहीं रहेंगे तब तक आगे वाला जो चीज़ है ना वो अपने को समझ में आने वाला थोड़ा मुश्किल है। तो क्या वो 2 टर्म है, क्या वो 2 शब्द है जिसको अपने को समझना है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो वो 2 वर्ड है दोस्तों। पहला अपना क्या है कि दर्शन कोण। ठीक है, क्या आपने पढ़ना पहले? दर्शन कोण, विजुअल एंगल। दर्शन कोण, विजुअल एंगल। अब ये विजुअल एंगल क्या होता है पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे आवर्धन क्षमता क्या होता है। आवर्धन क्षमता क्या होता है, उसके बाद ही दोस्तों हम लोग आएंगे खगोली बोला मैं बार बार, देखो खगोली बोल रहा हूँ। अपने को संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है उस पर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों वर्डों को अपने को क्या है समझना है बढ़िया तरीके से। तो दर्शन कोण, विजुअल एंगल क्या है, दर्शन कोण क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। दर्शन कोण मतलब क्या हुआ, जैसे मान चलो कि ये कोई वस्तु हो गई, ये क्या हो गई, कोई वस्तु हो गई। इस वस्तु को अगर हम लोग आँख से देख रहे हैं ना, किससे देखेंगे भाई, आँख से देखेंगे। तो इस वस्तु को अगर हम लोग आँख से देख रहे हैं तो आँख से इस वस्तु को देखने पर आँख पर कोण बन रहा है। जो कोण बनेगा उसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्शन कोण। किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो जब वस्तु को देखते हैं तो उस देखने के लिए हमारी आँख पे जो कोण बना वही कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने पर आँख पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। अब देखो जैसे मान चलो कि ये कोई वस्तु है, ये मैंने क्या मान लिया, कोई वस्तु का नाम मैंने क्या रख दिया, AB। तो AB क्या है, कोई वस्तु है। इस वस्तु को यहाँ पे ये कोई आँख है। ठीक है, ये आँख है, इस आँख से इस वस्तु को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इस वस्तु को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इस आँख से इस वस्तु को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो आँख पर बनाया गया कोण, कहाँ पर, आँख पर बनाया गया कोण, आँख पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। और दर्शन कोण को हम लोग किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, अल्फा से। दोस्तों अपने को पता है वस्तु की हाइट या वस्तु की लंबाई, वस्तु की हाइट को मैं मान ले रहा हूँ h, वस्तु की हाइट को मैंने क्या मान लिया, h। और वस्तु कितनी दूरी पर है उसको मैंने मान लिया x, उसको मैंने क्या मान लिया, x। ठीक है, आप फिगर में देख रहे हो कि अगर ये अल्फा है तो सामने वाले भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कड़ हो गया। आपको सीधे यहाँ पे 90 डिग्री है, बस बना नहीं है, आपके 90 डिग्री दिख रहा है। तो जो अल्फा है, अल्फा के सामने वाली साइड क्या हो गया, आपका लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अपने को परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, tan। क्या लगा देंगे, tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। tan और कोण क्या हो जाएगा, अल्फा, tan अल्फा, tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब के प्लेस पर h, आधार के प्लेस पर x। ठीक है, अगर दोस्तों मैंने कभी आपको पिछली क्लास में, प्रकाशिकी वाले क्लास में मैं आपसे आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर अपना साइन थीटा और टेन थीटा बहुत ही छोटे हो तो जब चाहो थीटा को, जब चाहो टेन को हटा दो, जब चाहो टेन को लेते आओ। तो मान चलो कि यहाँ पे अल्फा बहुत छोटा है, जब अल्फा बहुत छोटा है तो हम लोग टेन को हटा सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान x। ठीक है, अगर h अपान x है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगर वस्तु बहुत दूर है तो कोण क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और ये जितना ज़्यादा कोण बनेगा उतना ज़्यादा वस्तु में अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है, ज़्यादा कोण कब बनेगा, जब वस्तु पास में होगी। वस्तु क्या होगी, बहुत लंबी होगी, लंबी वस्तु रहेगी ज़्यादा कोण बनेगा, छोटी वस्तु रहेगी कम कोण बनेगा। इसीलिए कभी कभी आपको पूछ लेता है कि कोई वस्तु है वह आपको बड़ी दिखाई दे रही है, इससे आप क्या समझ रहे हो, तो इससे आप ये बताओगे कि वस्तु द्वारा जो आँख पे हमारे दर्शन कोण बन रहा है ना, वह दर्शन कोण बड़ा बन रहा है, इसलिए वस्तु हमको बड़ी दिखाई दे रही है।
मजा आ गया ना इस बात को सुन करके, जान करके कि कोई वस्तु बड़ी दिखाई दे रही है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि वस्तु के आंख द्वारा वस्तु पर बनाया गया कोण, ठीक है, जो कोण बना जा रहा है वह कोण क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। या फिर ऐसे बोलो, या वस्तु पास होने पर दर्शन कोण बड़ा होता है, वस्तु ज़्यादा बड़ी होने पर दर्शन कोण बड़ा होता है। दर्शन कोण बड़ा होने के कारण वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, ये बात समझ आ गया कि दर्शन कोण क्या है। अब आते हैं आवर्धन क्षमता। क्या आते हैं? आवर्धन क्षमता। अब किसकी आवर्धन क्षमता? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। दोस्तों, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता को मैं आपको एकदम फार्मूले में बताने वाला हूँ। फार्मूला पहले देखो। तो आवर्धन क्षमता को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। कैपिटल एम का फार्मूला होता है कैपिटल एम इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। कैपिटल एम इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? बीटा अपान अल्फा। दिस इज द फार्मूला। आप प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता, प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो गया एम इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। अब बीटा क्या है, अल्फा क्या है? अल्फा तो आप जान ही गए। अल्फा क्या है? दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है? किसी वस्तु को आंख से मैं देख रहा हूं, उस आंख से देखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, वही है आपका कोण, दर्शन कोण कहलाता है। जबकि बीटा क्या है? बीटा क्या है भाई? बीटा दोस्तों, बीटा वह है कि जिससे मान चलो कि अभी ये मार्कर है, ये मार्कर है, या फिर मार्कर पर जो वर्ड लिखा हुआ है बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये हमें नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है, अच्छे से। तो इसको पहले मैं आंख से देखा तो ये हो गया अल्फा। अब मैं इसी को किसी प्रकाशिक यंत्र से देख रहा हूँ, भाई पास में है तो मैं सूक्ष्मदर्शी लूँगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, उस यंत्र से मैं इस अक्षर को पढ़ रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया। तो ये जो माइक्रोस्कोप से आँख पे, जो माइक्रोस्कोप द्वारा आँख पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपका बीटा कहलाता है। ठीक है, तो वो एम के इक्वल टू क्या हो गया? बीटा अपान अल्फा। तो एम इक्वल टू जो बीटा है, बीटा क्या भाई? कि प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। मैं क्या लिख दूं? प्रकाशिक यंत्र से, प्रकाशिक यंत्र से देखने पर, प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, आंख पर बनाया गया कोण मैं लिख दे रहा हूँ। क्या दर्शन कोण लिखूँ? ठीक है, आंख पर बनाया गया कोण। अच्छा, अल्फा क्या है? केवल आंख से देखने पर बनाया गया कोण। ठीक है, केवल आंख से, मतलब कोई यंत्र नहीं है, ठीक ना, केवल आंख से देखने पर बनाया गया कोण, केवल आंख से देखने पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। ठीक है, आप दोस्तों ऐसे भी इसको समझ सकते हो, जैसे देखो m इक्वल टू फार्मूला क्या है? बीटा अपान अल्फा। m इक्वल टू क्या हो गया? बीटा अपान अल्फा। अगर पूछा जाए कि आपसे आवर्धन क्षमता कब ज़्यादा होगा? जब आपका ये बीटा क्या होगा? ज़्यादा होगा। बीटा जितना ज़्यादा होगा, बीटा मतलब क्या भाई? आप पहले आँख से देखिए, आपका हाँ इतना बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। फिर आपने क्या किया? आप लेकर आए सूक्ष्मदर्शी, उसे देखे, वाह यार गजब, ये तो मुझे और बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। अगर आप मान लो दोस्तों, जितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा था बिना यंत्र के, मानी ऐसे बिना यंत्र के आप ऐसे देखे कि हाँ इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, सूक्ष्मदर्शी लेकर उससे आपको थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत चेंजिंग है, मुँह बना के बोलते हो ना ऐसे, हाँ थोड़ा बहुत चेंजिंग है। लेकिन अगर आपने सूक्ष्मदर्शी से देखा, आपको बहुत बड़ा दिखाई, यार गजब बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप ये चीज़ कब बोले? अरे यार गजब बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। आप तब बोले जब आपको प्रकाशिक यंत्र से देखने पर बीटा जो है ज़्यादा बना। तो बीटा का मान ज़्यादा, एम का मान ज़्यादा, बीटा का मान कम, एम का मान कम। बात क्लियर हो गई? तो अब ये जो दो चीज़ सीखे हो ना, इसी दोनों चीज़ों के माध्यम से हम लोग इन्हीं दो चीज़ों का, यानी ये दर्शन कोण का, प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता का, इनका यूज होने जा रहा है किसमें? आपका संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी में। संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका दर्शन कोण क्या है और आपका प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या है, कब अपना यम ज़्यादा होगा, कब यम कम होगा, यहाँ पे कब वस्तु आपको बड़ी दिखाई देगी, कब आपको छोटी दिखाई देगी, मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया। ठीक है, आगे चलें? इजाज़त है? एकदम इजाज़त है, चलनी चाहिए। चलो भाई चलते आगे। दोस्तों हम लोग देखते हैं
कि खगोलीय, देखो फिर मैं खगोलीय बोला, यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते भाई। अब देखो इसमें दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछता है, पहले मैं आपको वो बता दूं, तब जा कर के मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ठीक है। पहले मैं हेडिंग डाल दूं, प्यारी सी हेडिंग, संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, चलेगा। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है, इसका क्वेश्चंस कैसे आता है, क्वेश्चंस आपसे कहता है कि संयुक्त अथवा यौगिक, चाहे आपको एक वर्ड लिखेगा, चाहे आपको संयुक्त लिखे चाहे आपको यौगिक लिखे, संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। क्या आप कहेगा कि नामांकित किरण आरेख बनाइए, किरण आरेख, ठीक है। अब सोचो जरा, किरण आरेख पूछता है पहले नंबर पे, किरण आरेख बनाइए। अभी मैं किरण आरेख बनाऊंगा, उसके बाद किरण आरेख बनाने के बाद इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालिए। उसके बाद क्या कहेगा कि आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालिए। आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछता है आपसे, यानी हमें क्या ज़रूरत है इसमें, जो मैं बताऊंगा बहुत कुछ, लेकिन आपको जो मेन जो टॉपिक जिस पे फोकस करना है, किरण आरेख पर और उसकी आवर्धन क्षमता पर। साथ ही साथ दोस्तों आपसे कभी कभी पूछ लेता है आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालेगा, उसमें कहेगा जो आवर्धन क्षमता का सूत्र जब हम लोग निकालते हैं उसमें 2 केस पढ़ते हैं। कितने केस पढ़ते हैं? 2 केस पढ़ते हैं। पहले तो आवर्धन क्षमता का सूत्र निकाल लेंगे, उस सूत्र के माध्यम से 2 केस पढ़ते हैं। तो केस में पहला केस हम लोग पढ़ते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने। तो कभी कभी आपसे जब प्रतिबिंब अनंत पर बने ये पूछता है, अनंत पर बने। और साथ ही साथ दूसरा केस आपसे ये पूछता है जब प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है ना, वह प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, ये 2 केस आपसे पूछता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, ये 2 केस आपसे पूछता है, ठीक है। तो मिला जुला करके आपको इन्हीं पे काम करना है, और आज की क्लास में मैं आपको इन्हीं पर आपको बताने वाला हूं और कोशिश कराऊंगा कि आपको यहीं से आपको पढ़ो और आपको बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए, ताकि ये जब तैयार रहेगा ना, तब आप जब क्वेश्चन देखोगे बुक में या अनसॉल्व में या कहीं पर देखोगे, तब आपका जो दिल है ना वो कहेगा वाह भाई, मैंने जो समय दिया, मैंने जो भी आधे घंटे की क्लास थी उसको मैंने देखा, समझा, तैयार किया, ये तो गजब यार, वही चीज़ें पूछा हुआ है। तो मैं दोस्तों आपको एकदम कुछ बाहरी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, बस डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, ताकि जो चीज़ आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपता हो, ठीक है। मगर इधर उधर की बातें नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग क्या करते हैं पहले इतना समझ लेते हैं भैया सूक्ष्मदर्शी है क्या, सूक्ष्मदर्शी है क्या। तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब दिखाने वाला, छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाने वाला, समझ गए कि नहीं। सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब दिखाने वाला। तो छोटी चीज़ों को दिखाने वाला, तो सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े और स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के बड़े और स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जाते हैं। क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, ठीक है। अब सूक्ष्मदर्शी में आता है बनावट बोलो या उसको रचना बोलो, एक बार आता है समायोजन, उस पर आपको कुछ भी समय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बनावट के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ठीक है। आपको उसको एग्जाम में यहाँ पे आपको तैयार करने की 1% कोई ज़रूरत नहीं है कि बनावट इसका क्या होता है, इसकी समायोजन क्या होता है, कुछ नहीं। जो मैंने अभी लिखा ना यहाँ पे, जो लिख के मैंने मिटाया ना, उसी पे केवल अपने को काम करना है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बनावट के बारे में दिल नहीं मान रहा यार, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बनावट के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बनावट क्या होता है भाई? इसमें दोस्तों क्या होती है? बेलनाकार नली होती है। देखो ये हो गई बेलनाकार नली, इसमें क्या होती है? बेलनाकार नली होती है। अब
सबसे जो ज़्यादा आपको दिक्कत पैदा करती, पता है क्या दिक्कत करती है? कि सूक्ष्मदर्शी में आगे वाला छोटा रहेगा कि पीछे वाला छोटा रहेगा। तो मैं उस दिक्कत को आपको तुरंत पहले सॉल्व कर दूं। सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा, आगे वाला क्या हो जाएगा? छोटा। आगे वाला क्या हो जाएगा? छोटा। देखो लो भाई, ये देखो दिक्कत मैंने तुरंत सॉल्व करा दिया आपको। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटा, आगे वाला छोटा। अगर आगे वाला छोटा है तो पीछे वाला क्या होगा? बड़ा होगा। पीछे वाला क्या होगा? बड़ा होगा। और यहाँ पे एक दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसकाया जाता है। तो मैं आपको बनावट के बारे में, रचना के बारे में 2-4 लाइन बोल रहा हूँ, आपको क्यों सुनना है, कुछ नहीं लिखना है उसको। इसमें क्या होती है? बेलनाकार नली होती है जिसके पहले सिरे पर छोटी फोकस दूरी एवं छोटे द्वारा का एक लेंस लगा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, जो वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस। तो वस्तु की ओर होने की वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अभिदृश्यक लेंस। थोड़ा ये सब नाम हम सुने रहोगे ना, तो अभी जब फिगर बनाओगे तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। दूसरा लेंस, नली के दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारा का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र की ओर होता है। नेत्र की ओर होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई लेंस बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? मजा आ गया कि अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस किधर होता है? ऑब्जेक्ट की ओर होता है। आई लेंस किधर होता है? आई की ओर होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, जो आपका आई लेंस है वह क्या होता है? बड़ा होता है। अब जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना कि हम लोग जो आप अभिदृश्यक लेंस होता है उसको हम लोग छोटा क्यों रखते हैं? अभिदृश्यक लेंस छोटा क्यों बनाया जाता है? ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस छोटा क्यों बनाया जाता है? ये क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने को। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस छोटा क्यों बनाया जाता है जबकि नेत्रिका लेंस को बड़ा बनाया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है? ठीक है, चलो भाई इस बात को कमेंट बॉक्स में बताना, तब मैं देखता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करते हो, उस हिसाब से मैं आपका रिप्लाई देने वाला हूँ। बात क्लियर है? चलो भाई अब आते हैं दोस्तों, ये तो हो गया बनावट के बारे में। ठीक है, अब यही बनावट जो आपको अभिदृश्यक लेंस का नाम याद कराया, नेत्रिका लेंस का नाम याद कराया, आपको ये पता चला यहाँ से कि हाँ आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा, आगे वाला छोटा पीछे वाला बड़ा। तो अब ये चीज़ अभी जो फिगर बनाएंगे ना किरण आरेख का, ये तुरंत आपको बात इतनी जो है बात समझने में मज़ा मिलेगी और साथ साथ आपको क्लियर भी रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो भाई तो हम लोग क्या करते हैं? इसका किरण आरेख बनाते हैं। क्या करते हैं? इसका किरण आरेख क्या करते भाई? किरण आरेख बनाते हैं अब। ठीक है, यहीं से आपको अपनी कॉपी में सजा करके पहले देखना है। पहले भाई किरण आरेख कैसे बनता है? किरण आरेख तो समझो, किरण आरेख तो समझो, मेन तो किरण आरेख है। चलो भाई एकदम हर एक पॉइंट को जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ, कहीं भी आपको जरा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। बस क्यों ध्यान से देखना, ध्यान समझना। किरण आरेख देखते हैं तो मैंने बताया सूक्ष्मदर्शी आगे वाला छोटा, जो भाई मैंने आगे वाला क्या कर दिया? छोटा लेंस। ये देखो, ये देखो आगे, अगर आगे वाला छोटा रहेगा तो पीछे वाला क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ये या देखो, या बना दिया भाई, छोटा बड़ा हो गया ना। चलो ये लाइन, ये दोनों लेंसों के लिए मुखच का काम करेगा। ये गजब भाई, मुखच का काम हो गया। अब दोस्तों जो लेंस होता है, लेंस में 2 फोकस होते हैं, ये आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है। लेंस में 2 फोकस होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ये नेत्रिका लेंस मैं यहाँ पे ई लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? ये है क्या? कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस। ये कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। और ये कौन सा लेंस है? नेत्रिका लेंस। ये कौन सा लेंस है? नेत्रिका लेंस। ठीक, इसका फोकस वही मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं है इसका फोकस FO। ठीक है, O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं FO डैश। ठीक, चलो भाई अब दोस्तों हम लोग जो वस्तु है, वस्तु को फोकस के इधर रखते हैं, फोकस के इधर, फोकस के बाहर। अब आप सोच रहे हो कि सर फोकस के बाहर क्यों रखा गया? तुरंत आपका क्वेश्चन बनता है और मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि फोकस के बाहर वस्तु को क्यों रखा जाता है। फोकस के बाहर वस्तु को इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर मैं वस्तु को फोकस के अंदर रखूँगा, अगर मैं वस्तु को फोकस के अंदर रखूँगा तो पता है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर बनेगा। अगर प्रतिबिंब इधर बन गया तो ये लेंस कहाँ है? फालतू भी दे रखा क्या? ये फालतू के लिए रखा क्या लेंस? एकदम नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए हमें क्या है कि हम वस्तु को वहाँ पर रखें,
हम वस्तु को वहाँ पर रखें जिससे जिससे जो उसका प्रतिबिंब बने वह यहाँ तक आए, तभी तो इस लेंस का यूज होगा। समझ रहे हो ना? तभी तो इस लेंस का यूज होगा। इस लेंस का यूज कब होगा? जब इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर कहीं बनेगा तब। अगर आप फोकस किधर रखोगे तो इमेज इधर बनेगा, और जब इधर बन जाएगा बेचारा खाली रह जाएगा, इसका कोई काम ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस के इधर रखते हैं। ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से पहली प्रकाश किरण निकली यहाँ पे आई, ठीक है। अब मुख के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस है, लेंस में अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। ये देखो फोकस होकर गई, कहाँ से होकर जाती है? फोकस होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण को मैं ओ से लेके जा रहा हूँ, और ओ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये देखो सीधे निकल गई। अब जहाँ पे ये कट गई, जहाँ पे ये कट गए, देखो ये यहाँ पे कटे हैं, जहाँ पे कट गए वहीं क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। वो जो प्रतिबिंब बन रहा है मैं थोड़ा उसको अलग से दिखाऊँ। देखो ये प्रतिबिंब बन गया भाई, ये यह देखो ये प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब का नाम मैंने क्या रखा? ए डैश बी डैश। वस्तु का नाम मैंने क्या रखा? ए बी। वस्तु का नाम मैंने क्या रखा? ए बी। प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। इतने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है एकदम नहीं। चलो भाई अब आते हैं, ये नेत्रिका लेंस है। इसके लेंस के लिए अब जो है, अब इसके भी दो फोकस होंगे। अब ये फोकस, अब इसके लिए ये जो है कहाँ पे रहेगा, ये पहली बात है। तो अब इसके लिए जो फोकस है, इसके लिए भाई हम लोग मान लेते हैं कि इसके फोकस के अंदर ही फोकस इसका यहाँ पे एफ ई है, ठीक है, एफ ई है, और यहाँ पे एफ ई डैश है, ठीक है। एफ ई और एफ ई डैश मतलब जो ये प्रतिबिंब बना है, इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके लिए जो बना है वह फोकस के अंदर बना है। और हमने बताया था भी दंडु दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है, जिसके माध्यम से नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को आगे पीछे हम लोग खिसका सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से खिसकाते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी कहाँ पे आ जाए? फोकस के अंदर आ जाए। जब फोकस के अंदर आएगा भाई, अच्छा फोकस के अंदर क्यों लाते हैं? आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फोकस के अंदर हम लोग क्यों लाते हैं। भाई अपने को पता है जब फोकस के अंदर आ रहेगा ना भाई, जो लेंस है, ये लेंस अगर है, ये लेंस के लिए वस्तु अगर फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और भाई हम लोग क्या है, हम लोग सूक्ष्मदर्शी क्यों लगा रहे हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्यों यूज कर रहे हैं? कि हमें जो चीज़ देखना है ना वो बड़ा दिखाई दे और सीधा दिखाई दे। ये नहीं कि बड़ा दिखाई दे उल्टा दिखाई दिया, बड़ा दिखाई दे और उल्टा दिखाई दे, फायदा क्या हुआ? ऐसा देखना चाहेंगे? कभी नहीं। हम लोग जो चीज़ देखना चाहते हैं वो बड़ा दिखाई दे और सीधा दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे और सीधा दिखाई दे। इसलिए तो बड़ा और सीधा कब दिखाई देगा? जब ये वाला प्रतिबिंब इसके लिए फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाएगा तब, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से प्रकाश किरण निकलेंगी। चलो भाई प्रकाश किरण निकली, पहली प्रकाश किरण ये देखो, ये ऐसे निकली प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर। और मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद बोल दो भाई, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये वो भाई फोकस होकर जाती है। देखो फोकस यहाँ पे है ना, ये देखो ऐसे होके गया, ठीक है। अच्छा दूसरी प्रकाश किरण, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। देख रहे हो गैप बढ़ता जा रहा है, इन लोगों में गैप क्या हो रहा है? गैप बढ़ता जा रहा है। अब समय जाए बीतेगा, गैप बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इतना गैप हो जाएगा कि लोग कभी मिलेंगे नहीं। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं भाई आप मिलो, आप दोस्ती बरकरार रखो, आप दोस्ती को दुश्मनी में कन्वर्ट कभी मत करो। मिलाते हैं, ज़बरदस्ती मिलाते हैं। कैसा मिलाते हैं? ज़बरदस्ती मिलाने के लिए पीछे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? पीछे बढ़ाना पड़ता है। देखो लोग पीछे बढ़ाओ भाई, आजा 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 आजा, ये देखो ये लोग, ठीक है। इसको देखो भाई, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ? पीछे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पीछे बढ़ाने पर दोस्तों ये कहीं पे मिल गए, लो भाई मिल गए। जहाँ पे कहीं मिल गए समझो वहीं पे क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। जहाँ पे कहीं मिल गए वहीं पे क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब को मैंने क्या नाम दे दिया? ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो दोस्तों ये रहा इसका किरण आरेख, जो मैंने बताया ना कि सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख पहले आपको ऐसे बना देना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किरण आरेख आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। किरण आरेख आपको बढ़िया से समझ में आ गया है, ठीक है। अब आते हैं डेरिवेशन पे इसकी, आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालते हैं। अब आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालने के लिए आपको भी मैंने आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या बताया? m बराबर बीटा अपान अल्फा। m बराबर मैंने क्या बताया? बीटा अपान अल्फा।
जहाँ पे बीटा क्या है, प्रकाशिक यंत्र से देखने पर आंख पर बनाया गया दर्शन कोण, और केवल आंख से देखने पर बनाया गया दर्शन कोण वो तो होता है अल्फा, वो तो होता है अल्फा। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारी आंखें यहाँ पे कहीं हैं, ये हमारी क्या है आंखें, देखो मेरी कहने मैंने क्या बदसूरत आंख बना दिया ना, चलो कोई बात नहीं, ये आंख है। इस आंख से नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस के सामने वही वस्तु होता है ना, अरे क्या होता है, आंख होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस वाले कोण को हम लोग क्या मानेंगे, बीटा, क्योंकि प्रकाशिक यंत्र से देखने पे कोण बन रहा है ना, ये हो गया बीटा। अच्छा अल्फा, अल्फा क्या होता है, केवल आंख से देखने पर बनाया गया दर्शन कोण। आंख यहाँ पे, वस्तु यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे कोण कैसे बनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना, इसके लिए अलग से देखो, ये भाई हमारी आँखें हो गई, ये हमारी आँखें हो गई, और ये अपनी वस्तु है, ये देखो है, ये देखो ये वस्तु अपनी ए बी, आँखें मान लो ई आई, यहाँ पे जो कोण बन गया अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे अल्फा, यहाँ से हम लोग लेंगे बीटा, तब यहाँ से अपना करने वाले हम लोग डेरिवेशन। क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन। ठीक है, तो इतना मैं फिगर बना दिया, मैं साइड हो गया। अब आपको भाई पूरा जहाँ से जैसे फिगर बनाया गया वैसे बढ़िया तरीके से बना लो। और देखो भी, और ये है अभिदृश्यक लेंस, ये है वस्तु की दूरी, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी को यू ओ लिखते हैं। यू मतलब वस्तु की दूरी, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। वाह भाई वाह। अब देखो ये है अपना अभिदृश्यक लेंस, ये है इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिखेंगे, वी ओ लिखेंगे। गजब भाई गजब। इसके बाद देखो यहाँ से नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी हम लोग क्या लिखेंगे, यू ई लिख देंगे, यू ई लिख देंगे। गजब भाई। ये मान लेता हूँ जो प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब जो बना हुआ है, मैं मान ले रहा हूँ कि कैपिटल डी दूरी पर प्रतिबिंब बना हुआ है। कैपिटल डी दूरी पर क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। अब आते हम लोग इसके डेरिवेशन पर, डेरिवेशन पे आ जाए भाई। ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ भाई, ऊपर देखो ये हेडिंग मिटाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से डेरिवेशन यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं डेरिवेशन यहाँ से करूँगा, और मैं चाह रहा हूँ कि अभिदृश्यक लेंस रहने देता हूँ। चलो भाई, अब आते हैं इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालते हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालने के लिए पहले मैं क्या लिख दूँ, एम। एम बराबर क्या होता है, बीटा अपान अल्फा। मैंने अब ये सिखाया, एम बराबर बीटा अपान अल्फा। अगर दोस्तों अल्फा बीटा बहुत छोटे हैं तो जब चाहो इसके साथ टेन लगा दो, जब चाहो टेन हटा दो, होता है ना। तो अगर अल्फा बीटा बहुत छोटे हैं तब यम बराबर टेन बीटा जगह पे टेन बीटा, और अल्फा के प्लेस पर टेन अल्फा। ठीक है, ये दिख रहा है नहीं भाई, पर मैं देख लूँ जरा, तो एम बराबर टेन बीटा। चलो भाई, दिख तो रहा है यार, दिख तो रहा है भाई। तो एम बराबर क्या हो गया, बीटा अपान अल्फा। अगर अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं, अगर आप एक लाइन लिख के लिखो ना, यदि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं तो अल्फा की जगह पे टेन अल्फा, बीटा की जगह पे टेन बीटा। ठीक, अब हम लोग टेन बीटा टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टेन बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए त्रिभुज यूज करना पड़ेगा ए डैश बी डैश ई में, और अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए त्रिभुज लेना पड़ेगा ए बी ई में। तो त्रिभुज मैं लेता हूँ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में, ए डैश बी डैश ई में टेन बीटा। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर ये बीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब की जगह पे ए डैश बी डैश बटे आधार की जगह पे ए डैश ई, ए डैश ई। एक लाइन और बढ़ाता हूँ मैं इसको, ए डैश बी डैश तो वही रहेगा, ए डैश बी डैश बटा आधार ए डैश ई, ए डैश ई की जगह क्या पे यू ई, और ये लेंस के बाएं साइड में है, और बाएं साइड की डिस्टेंस क्या होती है, माइनस में, माइनस में यू ई हो गया। ठीक है, माइनस में क्या हो गया, यू ई हो गया। अब आते हैं हम लोग टेन अल्फा, टेन अल्फा लगाते हैं। टेन अल्फा लगाने के लिए कौन सा त्रिभुज यूज करें, ए बी ई। त्रिभुज है ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में टेन अल्फा। टेन बराबर क्या हो जाएगा भाई, टेन बराबर जाएगा लंब बटे आधार, लंब की जगह पे ए बी, लंब की जगह पे ए बी, आधार की जगह पे बी ई, आधार जगह पे क्या लिखते भाई बी ई। और बी ई पता है आपका क्या है, बी ई क्या है भाई, वस्तु कितनी दूरी पर होता है, जो हम लोग देखते हैं 25 सेंटीमीटर, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। ठीक है, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, ए बी बटा बी ई क्या है डी, और आँख के बाएं साइड में है तो माइनस में डी हो जाएगा। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो अपने को क्या चाहिए था, क्षमता ना, अपने क्या चाहिए था, क्षमता। और ये फिगर में देखो भाई, क्या मैं क्या करूँ, ये देखो इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है ना, ये देखो, या चल अब देखो अपने को पर्याप्त जगह मिल गई। तो m बराबर है, देखो यहाँ से m बराबर बीटा टेन बीटा बटे टेन अल्फा। टेन बीटा वैल्यू क्या हमने निकाला, ए डैश बी डैश बटा
माइनस में यू ई, मैं बटे का बटा ना करके गुणा कर देता हूँ, गुणे कर दूंगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, बोले तो माइनस डी बटा ए बी, भाई इसका उल्टा करना पड़ेगा ना, टेन अल्फा की वैल्यू बटे ना करके मैंने उल्टा कर दिया। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, m बराबर अपने को क्या मिल गया, m बराबर अपने को क्या मिल गया भाई, m बराबर अपने को मिल गया कि a डैश b डैश बटा ए बी, a डैश b डैश बटा ए बी गुणे d बटा यू ई, d बटा यू ई। अब अपने को निकालना पड़ेगा वैल्यू a डैश b डैश बटा ए बी की। a डैश b डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। सोचो जरा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई क्या होता है, तो आप कहोगे रीस, अगर मैं याद करूँ ना, हाँ आवर्धन होता है। क्या होता है, आवर्धन, रेखीय आवर्धन होता है ना, यस रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन के सूत्र से, कौन से सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से, तो रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन के सूत्र से, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र देखो, मेन सूत्र क्या होता है, m बराबर आई अपान ओ बराबर v अपान यू। लेंस के लिए माइनस नहीं होता, दर्पण के लिए माइनस होता है, ठीक है, v अपान यू। तो m बराबर, m तो लिखबे मत करो, ठीक है, m का कोई काम ही नहीं है। और ये छोटका m होता है, ये बड़का m, बड़का मतलब आवर्धन क्षमता, छोटका मतलब रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई a डैश b डैश बटा o मतलब वस्तु की लंबाई ए बी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। तो अगर ये प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये इस लेंस के लिए इधर है तो प्लस में वी ओ अपान, वी ओ है भाई वस्तु की दूरी, इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी लेफ्ट साइड में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में यू ओ। तो आपको मिल गया ना ए डैश बी डैश बटा ए बी वैल्यू क्या मिल गया, ये। अब यही वैल्यू यहाँ पे रखो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से दोस्तों अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, समीकरण 1 से तो यम बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, वी ओ अपान यू ओ माइनस साइन के साथ गुणे डी अपान यू ई, डी अपान यू ई। तो ये जो आया फार्मूला ना, ये फार्मूला किसका आ गया, अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला। तो ये फार्मूला दोस्तों आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान यू ई, ठीक। अब यहाँ से हम लोग 2 केस पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, 2 केस पढ़ने वाले हैं। पहला केस क्या, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, दूसरा केस क्या, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट रेखा की न्यूनतम दूरी डी पर बने, ठीक है। तो पहला केस हम लोग पढ़ते भाई, पहला केस जब प्रतिबिंब कहाँ बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, ठीक है। ये पहला केस हो गया, पहला हेडिंग हो गया, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। अंतिम प्रतिबिंब कौन है, अंतिम प्रतिबिंब ये है, ये अभी कहाँ पर बना हुआ है, डी दूरी पर बना हुआ है। इसको कहाँ पे मांग रहा है हेडिंग, इसको हेडिंग मांग रहा है अनंत पर बने। अनंत पर कब बनेगा, जब इस लेंस के सामने जो वस्तु अभी फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, ये फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, अनंत पर बनाने के लिए इस लेंस के सामने ये वस्तु इसके फोकस पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, फोकस पर होना चाहिए। इसका मतलब जो अभी मैं यहाँ से यहाँ तक यू ई लिया हूँ, उस यू ई को क्या मुझे लेना पड़ेगा, एफ ई, ठीक है। चलो भाई बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अनंत पर बने, तब आप कह सकते हो कि जो यू ई है, यू ई की जगह पे क्या होना चाहिए, एफ ई, यू ई की जगह पे क्या होना चाहिए, एफ ई। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से दोस्तों क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान यू ई जगह पे एफ ई। लो भाई फार्मूला आ गया, बस हो गया ये फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई समझ रहे हो, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई मतलब हुआ कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, पहला लेंस यहाँ पे, दूसरा लेंस यहाँ पे, पहला लेंस यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है,
वी ओ तो फिक्स है, यहाँ से यहाँ की दूरी, अब ये यहाँ पे नहीं है, इसके फोकस पर है, जब फोकस पर रहेगा तो क्या हो जाएगा एफ ई, यानी क्या बोलोगे वी ओ प्लस एफ ई, वी ओ प्लस एफ ई। तो दोस्तों ये चीज़ ना फार्मूला, ये फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, पहला लेंस यहाँ पे, दूसरा लेंस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है वी ओ, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, कब, जब अंतिम पद अनंत बने तो एफ ई, तो वी ओ प्लस एफ ई। ये फिगर जब आपको क्लियर रहेगा तब आप ये लगा सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला कैसे निकाला गया, मुझे उम्मीद है सब कुछ क्लियर होगा कि मैंने क्या किया कि एम बराबर होता है बीटा अपन अल्फा, अल्फा बीटा बहुत ही छोटे हों तो टैन बीटा बटा टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन अल्फा मेरे फिगर के सामने दिख रहे थे, मैंने टैन बीटा टैन अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, दोनों वैल्यू को ले जाके पुटअप कर दिया। फिर मुझे लगा कि यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, यानी अपने को लगाना पड़ेगा रेखीय आवर्धन। ओहो, मैंने रेखीय आवर्धन लगा भी दिया। रेखीय आवर्धन से मैंने ए डैश बी डैश बटा ए बी की वैल्यू निकाल लिया, उस वैल्यू को निकाल करके ले जाकर समीकरण 1 में पटक दिया, अपने आप आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 बोले तो मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला। और मुझे 2 केस पढ़ना है, एक केस तो हमने देख लिया। अब आता है नंबर सेकेंड केस का। अब सेकेंड केस का नंबर पढ़ने के लिए भाई जगह चाहिए, एकदम जगह चाहिए, और फिगर को टच नहीं करना है। तो क्या करूँगा मैं, भाई जो मैं लिखाया हूँ उसको मिटाना पड़ेगा। तो भाई मैं मिटाऊंगा, मैं साइड हो गया हूँ, साइड हो गया। भाई आपको जो भी चीज़ें नोट करने लायक है एकदम धुआंधार तरीके से नोट कर लो। चलो भाई आते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड को देखने के लिए भाई मुझे पर्याप्त जगह चाहिए, बस केवल समीकरण 2 को छोड़ करके, समीकरण 2 को छोड़ करके मैं बाकी सब चीज़ को हटाता हूँ। ये देखो यहाँ मैंने इसको हटाया, ठीक है। अब केस सेकेंड अपने को क्या देखना है, केस सेकेंड अपने को ये देखना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, डी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, तो आप लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लिख लेना, बाकी मैं क्या लिख दे रहा हूँ, डी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, केस सेकेंड, केस सेकेंड, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, डी पर बने। जब दोस्तों अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लेंस का फार्मूला लगाते हैं, लेंस का फार्मूला लगाते हैं। और लेंस का फार्मूला तो भाई सबको याद है, लेंस का फार्मूला सबको याद है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चाहे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखो, चाहे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लिखो, दोनों बतिया क्या है, एक ही है। अब दोस्तों अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है कौन से लेंस के कारण बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है इस वाले लेंस के कारण बन रहा है, इस वाले लेंस के कारण। तो प्रतिबिंब अपने को कहाँ पे चाहिए, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे चाहिए, डी पर चाहिए, तो माइनस में डी। क्यों, क्योंकि ये लेंस के इधर बन रहा है प्रतिबिंब, है ना, लेंस के बाएं साइड में बन रहा है, इसलिए माइनस में। अच्छा, वस्तु कहाँ पे होना चाहिए, वस्तु यू की जगह पे क्या लिखोगे, यू ई दूरी पर रहेगा, यू ई दूरी पर। और जो फोकस है, फोकस भाई नेत्रिका की फोकस दूरी, क्योंकि ये अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा ही तो बन रहा है, अब दृश्यक का उसमें अंतिम प्रतिबिंब में कोई रोल नहीं है। अब यही चीज़ यहाँ पे रखता हूँ, 1/, में माइनस में डी, माइनस 1/, में माइनस में यू ई रहेगा, माइनस में यू ई इक्वल टू 1/, में एफ ई। माइनस को ऊपर भेजो, माइनस 1/d प्लस 1/u ई इक्वल टू 1/f ई। अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों ध्यान से, d/u ई है। हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण को जो अभी यहाँ पहुँचाया हूँ मैं, इसको ऐसा सॉल्व करूँ कि मुझे d/u ई मिल जाए। क्या मिल जाए, d/u ई। जब d/u ई मिल जाएगा, ला करके समीकरण 2 में ठोक दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने को d/u ई की वैल्यू निकालता हूँ। क्या करता हूँ, d/u ई। तो d/u ई बनाने के लिए d से यहाँ पे d ऊपर आना चाहिए। तो d ऊपर कब आएगा, जब दोनों पक्षों में d से गुणा कर दें। दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर, जब d से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस d/u ई इक्वल टू d/f ई, d/f ई। तो d/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/u इक्वल टू 1 प्लस, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, 1 प्लस d/f ई, ठीक है। तो यही d/u ई का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से डायरेक्ट से लिखता हूँ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से m बराबर क्या हो जाएगा, -v/u गुणे 1 प्लस d/f ई, 1 प्लस d/f ई। ये फार्मूला निकल गया, m इक्वल टू -v/u गुणे 1 प्लस d/f ई। ये फार्मूला निकल के आया। कब के लिए फार्मूला है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, डी पर बने। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, उसके लिए भी मैंने अलग फार्मूला निकाला था, -v/u गुणे d/f ई निकाला था,
ठीक। अच्छा, इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगा? इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई समझ रहे हो? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का मतलब क्या हुआ कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो पहला लेंस कहाँ पर है? यहाँ पर। दूसरा लेंस कहाँ पर? यहाँ पर। इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? VO। क्या दूरी है? VO। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है प्रेजेंट टाइम में? UE। भैया प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर UE दूरी पर रहेगा तभी तो प्रतिबिंब, देखो UE दूरी पर है तभी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? D पर बना। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? UE। VO प्लस UE, ये आया। ठीक है दोस्तों, ये जो रहा पूरा मिला जुला करके आपका बहुत ही प्यारा डेरिवेशन जो हमने बताया कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की किरण आरेख बनाइए और उस किरण नामांकित किरण आरेख बनाइए और किरण आरेख बनाने के बाद उसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालिए। और 2 केस मैंने बताया, और 2 केस क्या? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने। तो मैंने दोनों केस अप्लाई करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सूक्ष्मदर्शी बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। अब अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में पता हम लोग क्या देखने वाले हैं? खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी देखेंगे, उसके बाद परावर्तित दूरदर्शी देखेंगे। तो ये चैप्टर तब अपना ये जो रहेगा कि हाँ भाई किरण प्रकाश की खत्म हो चुका है। ठीक है, जो भाई आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई, सबको लव यू, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।